नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाला है। जैसे कि आप लोग को श्याम टॉक्स पे जो ईसीसी कोर्स कराई जा रही है उसमें से एक बुक आप लोग को कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग ये 6 माह सर्टिफिकेट कोर्स जो जितने भी सेवक कर रहे होंगे उनका जो चैप्टर कंप्लीटेड आज कर दी गई है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा यानी कि आप लोग को इस तरह से चैप्टर जो मिल रही होगी आप लोग को यहाँ पे 16 तक आप लोग को 16 चैप्टर टोटल आप लोग को दिया गया था। तो ये 16 चैप्टर का आप लोग का क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है सर के तरफ से। आप लोग यहाँ पे श्याम टॉक्स पे जाके आप लोग आराम से वहाँ से आप लोग कर पाएंगे। उस पे आप लोग जाएंगे तो क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लोग को हल मिलेगी। तो चलिए हम इस यानी कि लास्ट जो चैप्टर है इसका हम लोग देखते हैं कि कैसा सर ने रिकॉर्डिंग किया है और इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन को भी और श्याम टॉक्स को जरूर आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग बेल घंटी भी दबा के रखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को जो ये लास्ट चैप्टर यानी कि 6 माह सर्टिफिकेट कोर्स है ये आप लोग को कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, श्याम टॉक्स में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईसीसी कोर्स का चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जिसमें आपको बताया गया है वित्तीय प्रबंधन। क्या बताया गया है? वित्तीय प्रबंधन के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि वित्त यानी कि रुपया पैसा का प्रबंध किस तरह से होता है। और इसमें जो है साथ ही साथ रोकड़ बही, इसके अलावा पासबुक के बारे में भी बताया गया है। तो ये रहा आपके सामने, क्या है ये पार्ट 16 का प्रश्न और उत्तर। क्या है? पार्ट 16 का प्रश्न और उत्तर है। तो इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न जो है आप लोग को दिख रहा होगा। पहला प्रश्न, अंकेक्षण कौन करते हैं? तो अंकेक्षण कौन करते हैं? तो अंकेक्षक कौन करेगा? अंकेक्षक, यानी कि जिसको हम लोग ऑडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिटर, जो अकाउंट को ऑडिट करता है। अकाउंट को क्या करता है? ऑडिट करता है, उसे बोलेंगे ऑडिटर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है ख नंबर प्रश्न, इस पूंजी में व्यय की गई राशि का अभिस्राव संख्या अंकित किया जाता है। तो किस में? तो रोकड़ पंजी में। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैश बुक। क्या बोला जाता है? कैश बुक में। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर ग, क्रय या नीतिगत मामलों का निर्णय किस पंजी में लिखा जाता है? नीतिगत का मतलब होता है किया, उसमें कुछ घमासान हो गया, तो इन सभी मामलों का जो है किसमें लिखा जाएगा? कार्यवाही पंजी में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं, घ नंबर प्रश्न, किसी संस्थान के वित्तीय लेन देन को किस माध्यम से सूचित किया जाता है? तो इसको कहा जाता है लेखांकन माध्यम। क्या कहेंगे? लेखांकन माध्यम। यानी कि लेखांकन नहीं करेंगे तो या तो सभी बातों का रखना संभव नहीं है, या किसी भी लेन देन को याद कर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको तो लेखांकन करना ही पड़ेगा। कितना लेन देन का आदमी याद रखेगा? इसलिए क्या किया जाता है? तो लेखांकन किया जाता है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर प्रश्न दिख रहा होगा, अंग नंबर प्रश्न, उपयोगिता प्रमाण पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो उपयोगिता प्रमाण पत्र को किस नाम से जाना जाता है? खरीद सह भुगतान प्रमाण पत्र। किस नाम से? खरीद सह, यानी कि खरीद और भुगतान प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न। ये जो जितने प्रश्न अभी तक हम लोग देखे हैं, अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय। तो चलिए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चेक निर्गत पंजी में क्या क्या जानकारियां अंकित की जाती है? यानी कि चेक जो दिया जाता है उसमें क्या क्या जानकारी अंकित रहती है, यानी कि उसमें क्या क्या जानकारी दी हुई रहती है। तो देखिए चेक निर्गत क्या है? चेक निर्गत, इस पंजी में व्यय हेतु निर्गत किए गए बैंक को या बैंक चेकों की विवरणी अंकित की जाती है। इसमें किस स्थान या किस तिथि को किस व्यक्ति किस मद में कितना राशि दी गई उसकी विवरणी अंकित की जाती है। तो ये आप लोग देख लिए किस में रहता है? तो चेक निर्गत पंजी में ये सारी बातें लिखी जाती है। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जो है लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए प्रत्येक लेन देन को पुस्तिका में क्रमबद्ध तरीके से लिखना व उचित हिसाब रखना लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भी लेन देन होता है उसको पुस्तिका में क्रमबद्ध तरीके से उतार देना या लिख देना क्या कहलाता है?
लेखांकन कहलाता है। और सही सही उतारना, ऐसा नहीं है कि गलत उतार देंगे तो वो लेखांकन हो गया, उसको सही सही उतार देना क्या कहलाएगा? लेखांकन कहलाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग नंबर प्रश्न, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अंकेक्षण की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करता है कि दी गई सूचना वैध और विश्वसनीय है। यानी कि ऑडिट जब अकाउंट होता है तो ये इसलिए ऑडिट किया जाता है क्योंकि इसमें जांचा जाता है कि जो आंकड़ा दिया गया है वो सही है या नहीं। इसी बात को क्या किया जाता है? तो सुनिश्चित किया जाता है। उसके आगे आप लोग को अगला प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर घ। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर घ, रोकड़ पंजी के आय पक्ष का कॉलम प्रदर्शित कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आय पक्ष का कहा गया है यानी कि इनकम साइड का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है? क्रम लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? तिथि को लिखेंगे। विवरण राशि कहाँ से प्राप्त हुआ यानी कि यह राशि कहाँ से आए। उसके बाद आइटम को लिखेंगे यानी कि मद को लिखेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मद, और इंग्लिश में बोला जाता है आइटम। उसके अलावा प्रारंभिक शेष यानी कि करेंट बैलेंस इसमें लिखा जाता है। उसके बाद प्राप्त राशि यानी कि कितना राशि प्राप्त हुआ। और उसके बाद यहाँ पर कुल राशि क्या बताया जाता है? तो कुल राशि प्रारंभिक शेष। देखिए कुल राशि में क्या क्या आ जाएगा? प्रारंभिक शेष में किसको जोड़ देना है? तो प्राप्त राशि को, यानी कि जो राशि बच गया है उसमें प्राप्त राशि को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा क्या? तो कुल राशि। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा? कुल राशि। तो यही पूछा गया रोकड़ पंजी के आय पक्ष का कॉलम। तो देखिए ये सारा क्या है? तो कॉलम है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा ये सब क्या है? कॉलम बना हुआ है, कॉलम। तो आपको भी इसी तरह से बनाकर बताना होगा क्योंकि यहाँ पे कॉलम पूछा गया है। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, पासबुक से क्या क्या जानकारियां मिलती है। ये क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए देखते हैं पासबुक से क्या क्या जानकारियां मिलती है। पासबुक यह अभिलेख बैंक खातों से संबंधित होता है। यह बैंक द्वारा निर्गत किया जाता है यानी कि बैंक इसको देता है अपने ग्राहक को। इसके अलावा इसमें खाते में प्राप्त की गई राशि, प्राप्ति का स्रोत, निकासी की गई राशि तथा अवशेष राशि की विवरणी अंकित होती है। यानी कि अगर आपके पास खाता है तो उसमें सारा ये डिटेल दिया हुआ रहता है। आप लोग देख सकते हैं कि प्राप्त की गई राशि, प्राप्त राशि का स्रोत, या क्या आप कितना पैसा निकाले हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ये सभी उसमें अंकित की गई होती है यानी कि लिखा हुआ रहता है। अभिलेख का संधारण या अद्यतीकरण बैंक द्वारा किया जाता है। यानी कि पासबुक पे ये जो प्रिंटिंग है कौन करता है? तो बैंक के एक एम्प्लॉय करता है। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रोकड़ पंजी और लेजर पंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या है, क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, रोकड़ पंजी और लेजर पंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है लेजर बुक। क्या है? लेजर बुक। इस अभिलेख में वित्तीय वर्षवार यानी कि अभी जो बीता है वर्ष उसका वर्षवार और मदवार प्राप्त राशि की विवरणी, मदवार व्यय को विवरणी में लिखा जाता है। क्या किया जाता है? तो लिखा जाता है। इससे वर्षवार, मदवार व्यय और प्राप्त की गई राशि की समग्रता में जानकारी मिलती है। तो ये हो गया आपका क्या? तो लेजर हो गया। उसके बाद देखिए रोकड़ बही क्या होता है, यानी कि रोकड़ पंजी। इस अभिलेख में दो पक्ष होता है, एक होता है आय पक्ष, इसके अलावा एक व्यय, यानी कि एक होता है इनकम और एक होगा एक्सपेंडिचर। एक होगा इनकम और दूसरा एक्सपेंडिचर। इसमें कुल प्राप्त राशि यानी कि टोटल अमाउंट और कुल व्यय यानी कि टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर राशि के साथ कुल अवशेष राशि का भी उल्लेख होता है। लेखांकन का यह एक मुख्य अभिलेख है। इसमें व्यय की गई राशि के अभिस्राव यानी रसीद संख्या भी लिखा रहता है यानी कि उल्लेख रहता है। यानी कि इसमें व्यय की गई राशि के अभिस्राव यानी कि इसमें व्यय की गई राशि के रसीद का संख्या भी लिखा हुआ रहता है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। इन दोनों में अंतर लिखने के लिए बोला गया था, तो आप लोग दोनों का परिभाषा लिख सकते हैं। यही इसका हो गया मुख्य अंतर।
इसके अलावा चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है? तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका प्रश्न नंबर क आप लोग देख सकते हैं, लेखांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, पुराने समय से लेखांकन लेखपाल की वित्त संबंधी हिसाब किताब रखने तक सीमित रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने लेखपालकों को संगठन समाज दोनों जगह में अपनी भूमिका एवं कार्यों को पुनः परिभाषित करने के लिए बाध्य कर दिया है। लेखांकन किसी संस्था के वित्तीय लेन देन को सुनिश्चित, सुगठित एवं सुनियोजित तरीके से लिखने, प्रस्तुत करने और सूचित करने की कला को कहा जाता है। इसके द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करके संस्थान के वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है, यानी कि कोई भी संस्थान प्रॉफिट में है या लॉस में है इसका भी पता लगाया जा सकता है, जो नीतिगत फैसलों का आधार बनता है। प्रत्येक लेन देन को पुस्तिका में क्रमबद्ध तरीके से लिखना व उचित हिसाब रखना लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि ये सब क्या हो गया, लेखांकन के बारे में जो भी था वो सभी बता दिया गया है इसमें कि लेखांकन का क्या क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा दिया गया है। इसके अलावा ये जो है आपका लास्ट चैप्टर है, यानी कि इस बुक का डी एंड हो गया है, एंड हो गया। ये जो बुक है वो एंड हो गया, यानी कि पूरा समाप्त हो गया है। आपको इसी कोर्स का जो है इसी सर्टिफिकेट कोर्स, इस बुक का पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया, यानी कि एंड हो गया है। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा पीडीएफ तैयार है, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पीडीएफ समय के साथ दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं क्या है। अंकेक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंकेक्षण मतलब कि ऑडिट पर। तो अंकेक्षण की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि दी गई सूचना क्या है, वैध है और विश्वसनीय है। इससे उस तंत्र के आंतरिक नियंत्रण का भी मूल्यांकन हो जाता है। अंकेक्षण के वित्तीय लेखांकन से संबंधित अभिलेखों की जांच की जाती है। लेखा अभिलेख की जांच प्रमाण को यानी रसीद आदि के आधार पर की जाती है। यदि ये सब उपलब्ध न हो तो अंकेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। यानी कि आपके पास अगर रसीद वगैरह नहीं है तो अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी। अंकेक्षण में सिर्फ गणितीय आंकड़े के ही जांच नहीं किया जाता है, बल्कि व्यय की परिस्थितियों, कामकाज की स्थिति, आकस्मिकता आदि का पूरा ख्याल रखा जाता है। यानी कि इसमें ऑडिट, जब अकाउंट होता है आपका ऑडिट, तो इसमें यह भी देखा जाता है कि आप पैसा कहाँ पर खर्चा किए हैं, क्यों किए हैं और कैसे किए, ये सभी इसमें देखा जाता है। सिर्फ गणितीय आंकड़ा को नहीं देखा जाएगा कि हाँ आप इतना पैसा खर्चा कर लिए इस बस हो गया। यानी कि आपको इसमें परिस्थितियों को भी बताना पड़ता है कि आप कहाँ पर इसको खर्चा किए हैं और क्यों किए हैं। इसके अलावा एक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र के संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ भी सरकार द्वारा दी गई राशियों का अंकेक्षण किया जाता है। इसलिए आंगनबाड़ी सेविकाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लेखा संबंधी अभिलेखों का संधारण उचित तरीके से करें और उन्हें अद्यतन रखें। यानी कि अच्छी तरीके से क्या करें, तो लेखा संबंधी जो भी सामान है उसको अच्छी तरीके से रखें और उसको अच्छी तरह से देखें। इसके अलावा आप लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं। ये आपको समझ ले, ये आप लोग समझ गए होंगे इसमें पूरा क्या है, तो अंकेक्षण के आधार पर है। ये आप लोग के साथ होता होगा कि ऑडिट ऑफिसर जो भी होगा वो आप लोग का अकाउंट ऑडिट करता होगा कि आप कहाँ पर कितना खर्चा किए हैं। प्रश्न नंबर ग आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है अभिस्राव, यानी रसीद में क्या जानकारी अंकित होनी चाहिए और उनका क्या महत्व है। तो देखिए अभिस्राव, इसे रसीद या कैश मेमो भी कहते हैं। जब कोई सामग्री खरीद की जाती है तो दुकानदार हमें रसीद देते हैं। ये सच बात है कि हम लोग कुछ भी खरीदेंगे तो दुकानदार जो है हम लोग को क्या देता है, रसीद देता है। यही रसीद क्या कहलाता है, अभिस्राव कहलाता है। प्रत्येक व्यय का एक अभिस्राव होना अनिवार्य है। यानी कि आप जो खर्चा किए हैं उसका क्या होना अनिवार्य है, तो रसीद होना अनिवार्य है।
कुछ ऐसे दुकानदार या सेवा प्रदाता है जो रसीद नहीं दे पाते हैं या उनके पास नहीं होता है, जैसे सब्जी वाले, गोईठा वाले, मजदूर। इन सब से सादे कागज की पर्ची पर अभिस्राव बनवाना होता है। अभिस्राव हमेशा अपने केंद्र के नाम का बनवाना चाहिए। इन्हें वित्तीय वर्षवार अभिस्राव पंजी में चिपकाकर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। यानी कि रसीद जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख होता है कि आप कितना खर्चा किए हैं, कहाँ किए हैं, इसका एक पंजी बनाकर आपको रखना चाहिए। यानी कि रसीद जितना भी आपको जमा करके रखना चाहिए। और जो भी रसीद नहीं देता है, जैसे सब्जी वाले, गोईठा वाले, तो इन सब से क्या करिए, एक सादा पेज पे अपने संस्थान के नाम से आप उस पर रसीद बनवा सकते हैं। तो लास्ट चैप्टर आप लोग को कैसा लगा, आप हमारे वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और श्याम टॉक्स को जरूर सपोर्ट करते रहिए। तो आप लोग को इसी तरह से वीडियो हमेशा मिलते रहेगी। तो थैंक यू।